उन्होंने जितनी भी विजय की, उनकी विजय उत्तर भारत में विजय की। हम जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो भौगोलिक रूप से हिमालय से विंध्याचल पर्वत के बीच का स्थान उत्तर भारत कहलाता है, और विंध्याचल पर्वत के बाद का जो दक्षिण तक एरिया है उसको कहते हैं दक्षिण, साउथ इंडिया, दक्षिण भाग कहते हैं। तो इन्होंने पहली विजय की उत्तर भारत की, यानी उसको आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त, ये आर्यावर्त मनु ने इसी क्षेत्र को, जो हमने बताया विंध्याचल पर्वत के तक के क्षेत्र को मनु ने ही कहा था आर्यावर्त। हम जब वैदिक काल पढ़ा रहे थे तब भी हमको ने बताया था कि वैदिक जो क्या कहते हैं आर्य थे, उन्होंने आर्यावर्त तक अपना उल्लेख किया है। तो यहाँ भी आर्यावर्त का युद्ध हुआ था। फिर समुद्रगुप्त गए, उन्होंने दक्षिण के राजाओं को पराजित किया, लेकिन उन राजाओं को उन्होंने जीतने के बाद उनका राज वापस कर दिया। उस नीति को कहते थे गृह मोक्षानुग्रह की नीति। ये इसीलिए देखिए, ये नेपोलियन से तुलना भी की जाती है, इसीलिए नेपोलियन से की। नेपोलियन भी कभी कभी क्या करते थे कि जीतने के बाद वापस कर देते थे। तो समुद्रगुप्त ने भी यही किया कि राज्य को तो जीता लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन समुद्रगुप्त के सामने एक बार समस्या ये आई कि जब आर्यावर्त का युद्ध उन्होंने जीता था तो उनके खिलाफ फिर विद्रोह भी हो गया, वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जब तीसरी बार आर्यावर्त पर उन्होंने आक्रमण किया, यानी उत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो उस राज्य को जीत लिया। फिर वहाँ के 9 शासकों ने उन्होंने पराजित कर दिया। उसके बाद दक्षिण भारत के 12 हो ही चुका है। फिर उन्होंने विदेशी राज्यों शासकों से युद्ध लड़ा, क्या कहते हैं, विदेशी शासकों से अपना संपर्क लिया। कई ऐसे विदेशी शासक जिसमें शक थे, कुषाण थे और लंका के शासक थे। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के कई सिक्के भी मिले। चंद्रगुप्त द्वितीय का हमने बताया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास के बारे में उनकी विजय ज़्यादा नहीं है। उन्होंने शक पर विजय की थी, गुजरात पर। उस विजय के बाद उन्होंने व्यापसेनी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त सेकंड का काल ज़्यादातर साहित्य के विकास का काल माना जाता है। इन्हीं के काल में नवरत्न भी रहते थे, कल हमने बताया था। चंद्रगुप्त सेकंड के इन्हीं के काल में शिक्षा का इतना विकास हुआ कि उज्जैन को दूसरी राजधानी बना दिया। चंद्रगुप्त के बाद भी कुमारगुप्त आते हैं और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बाद इतने अयोग्य उत्तराधिकारी हुए कि क्या कहते हैं, ये शासन संभल नहीं पाया। इसका एक बहुत कारण था कि अयोग्य उत्तराधिकारी भी थे और एक आक्रमण हुआ। 3 शासकों ने लगातार आक्रमण किया था। गूढ़ों ने गुप्त वंश पर आक्रमण किया। अंततः स्कंदगुप्त के बाद कुछ शासक ऐसे थे कि जो उस आक्रमण को संभाल नहीं पाए। तो कई कारण थे कि उनका क्या कहते हैं गुप्त वंश का विनाश हो गया। आगे चल के शासक अयोग्यता के कारण हुआ और आर्थिक भी गिरावट हुआ। गुप्त वंश में आगे चल के आर्थिक गिरावट भी हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त के जो सिक्के चले थे उसमें मिलावट ज़्यादा हो गई थी आगे चल के। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वहाँ का प्रशासन, यानी सामाजिक धार्मिक आर्थिक, ये सामाजिक धार्मिक आर्थिक यानी उनका पूरा प्रशासनिक पद्धति। देखिए, प्रशासनिक पद्धति को सोचते हुए हम पहले देखेंगे कि राजा की स्थिति क्या थी उस समय। गुप्त वंश में राजा कैसा था। देखिए, इस समय गुप्त राजा जो था वो सीधे ये मानता था कि देवीय शक्ति यानी ईश्वर की के अनुसार शासन, यानी वो उनकी ये मान्यता थी कि ईश्वर ने ही हमको शासक बनाया। इसीलिए आप लोग देखते भी हैं कई शासकों की उपाधि देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, मतलब ईश्वर के नाम पे उपाधि थी। तो वो लोग जनता में ये सूचना देना चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमको ईश्वर ने ही इस गद्दी पर बैठाया और हम इसी के पात्र हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब देवी शक्ति का सिद्धांत ये लोग मानते थे। क्या वैदिक काल में मानते थे? नहीं मानते थे। वैदिक काल में कहाँ मानते थे? राजा को तो समिति चुनती थी, ठीक है, राजा को समिति सीधे चुनती थी। वहाँ देवी शक्ति नहीं था, सिद्धांत कोई नहीं था। मौर्य साम्राज्य में भी देवी शक्ति नहीं मानते, जबकि उनकी उपाधि तो थी, लेकिन पूरा अगर देखा जाता है तो मौर्य साम्राज्य में भी देवी शक्ति नहीं मानते थे। यहाँ पे देवी शक्ति था, अनुवांशिक भी थी। शासन में इनका वंश अनुवांशिक हो गया था।
पद्धति लागू हो गई। राजा भूमि का स्वामी भी हो गया था। ऋग्वेद काल में या मौर्य काल में भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था राजा, सरकार की भूमि होती थी, लेकिन यहाँ भूमि का सीधा स्वामी राजा होता था। राजा भूमि का स्वामी होने लगा। प्रशासन करने के लिए, हमेशा प्रशासन ही करने के लिए विभाजन किया जाता है। किसका? राज्य का विभाजन। तो यहाँ भी विभाजन हुआ, बिल्कुल मिलता जुलता ही है कि पहले क्या विभाजन हुआ और आज क्या विभाजन हुआ। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया। देखिए बात, प्रांत, प्रांत के नीचे विषय और विषय के नीचे विधि और विधि के नीचे पेड़ और पेड़ के नीचे ग्राम। देखिए ये गुप्त वंश का विभाजन था, यानी साम्राज्य को प्रांत में बांटते थे। प्रांत को अलग से नाम भी दिया गया था, भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था, देश भी कहा जाता था, अवनी भी इसका नाम था। ये प्रांत, अब प्रांत से यहाँ मंडल नहीं है, देखिए सीधे विषय यानी जिले में बांट दिए लोग। ये विषय हो गया जिला, बीसी हो गया तहसील और बैठ हो गया ग्राम समूह। ये हो गया सबसे छोटी इकाई हो गई गांव, जैसे आज। ये इनका प्रशासनिक विभाजन था गुप्त वंश में। थोड़ा अगर हम इसके पहले मौर्य काल का देखता है तो मौर्य काल का प्रांत को किसमें बांटते थे? मंडल, मंडल को क्या कहा जाता था? और देखिए, और फिर जिला होता था, वहां भी विषय या आहार कहा जाता था, ठीक है। फिर स्थानीय ऐसे ही था ना, कार्तिक, संग्रहण और फिर नीचे ग्राम, ऐसे था। तो ये इसी तुलना से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका प्रशासनिक विभाजन है, वहां भी एक क्वेश्चन क्या एकदम डिफरेंस है। यहाँ ये प्रशासनिक विभाजन था, वहां भी हमने बताया था मौर्य काल में कुछ कई अधिकारी होते थे। यहाँ भी महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कुमारामान, दंडनायक, दंडपासी, संधि विग्रह सचिव, संधि विग्रह सचिव, युवाधिकरण, महाचपटलिक, कर्णिक, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता देना, अक्सर क्वेश्चन इसी का आता है। ये देखिए कुमारामान, ये सचिव थे, आईएएस अधिकारी, ये सचिव थे। दंडनायक, दंडनायक को न्यायाधीश कहा जाता था। दंडपासिक, पुलिस अधिकारी, दंडपासिक पुलिस अधिकारी होता था। संधि विग्रह सचिव, ये विदेश मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, विदेश मंत्री। ये इसमें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्रुवाधिकरण, ये कर संग्रह लेने वाला अधिकारी है। हर ध्रुवाधिकरण, कर संग्रह, कर संग्रह लेने वाला अधिकारी, कर संग्रह, ये आलेखों को सुरक्षित करता था। सुरक्षित मतलब जो लेख लिखे जाते थे जमीन के बारे में, उनको सुरक्षित करने वाला महाचपटलिक, कर्णिक भूमि लेखों को लिखता था, भूमि को लेखबद्ध करता था। भूमि को लेखबद्ध करता था कर्णिक। आजकल कौन भूमि को लेखबद्ध करता है? लेखपाल, ठीक है। ये सारा तहसील का काम है।
उनके ऊपर आप देखेंगे तो आलेखों को, कानून को भी सुरक्षित रखते हैं, वैसे लेखपाल भी करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही गुप्त काल में ये महत्वपूर्ण अधिकारी उस समय थे जिनका, और इस पर क्वेश्चन बहुत आता है प्रशासन पे, ये सारे अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनका प्रशासनिक काम होता है। अब हम आते हैं, ये तो प्रशासनिक हो गया, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को हमेशा पिछले से ही तुलना करके देखा जाता है कि आखिर इस समाज में क्या बदलाव हुआ। देखिए, इसी समाज में, गुप्त समाज में ही सबसे पहले वो गृहस्थ व्यवस्था आई जिसका अंत करने के लिए 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय जैसे, यही एक सती प्रथा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, जिसका उल्लेख 13 सती प्रथा। देखिए, ये हम जो यहाँ पे बताते हैं कि ना, यहाँ एक और प्रथा का जन्म हुआ, कौन बताएगा? क्या चीज? पर्दा प्रथा, सही कहे, पर्दा प्रथा। एक और प्रथा थी, एक और प्रथा का जन्म। बाल विवाह तो पहले भी होता था, बाल विवाह तो पहले भी होता था। एक और प्रथा थी, दहेज प्रथा पहले भी थी। बताइए, दास प्रथा तो पहले चली आ रही थी। नहीं, प्रथा बताइए, वो तो कला है मंदिर निर्माण, बताते हैं हम, मंदिर से ही संबंधित है। देवदासी प्रथा, इसका उल्लेख किया है किसने? क्या कहते हैं? कालिदास ने। देवदासी प्रथा, ये देखिए 3 प्रथा का यहाँ जन्म हो गया। ये देखिए नया गुप्त काल से ही शुरू हुआ। ये सती प्रथा, पर्दा प्रथा और देवदासी। पर्दा प्रथा को यवनिका शब्द कहा गया, यूनानी शब्द है यवनिका, ठीक है। कालिदास की किताब में यवनिका शब्द मिलता है। देवदासी प्रथा यहाँ बताया गया, कालिदास ने लिखा है कि उज्जैन के जो महाकालेश्वर का मंदिर है, वहाँ जो है मंदिर की देखरेख करने के लिए कुछ कन्याओं को रखा जाता है। यहीं से देवदासी प्रथा की शुरुआत होती है। बाकी जो आपने कहा बाल विवाह था, बाल विवाह यहाँ चलता था पहले से ही, जो पहले था वो लागू था। बाल विवाह, बाल विवाह था, बहु विवाह, ये सब था, ये प्रथा था। तो इनको देखकर क्या लगता है, स्त्रियों का सम्मान बढ़ा है कि घटा है? घट गया था। लेकिन स्त्रियों का सम्मान इस काल में घटा है। लेकिन वहाँ पे कई स्मृतिकार थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए कुछ नई चीज भी लिखा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो अभी तक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था महिलाओं को, उसको देने की बात कही है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति, ये विद्वान थे, इनके नाम से ये स्मृति चलती है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, इन्होंने लिखा है। इसी काल में एक नया वर्ग भी समाज में आया, वो है कायस्थ वर्ग, नया वर्ग। जब व्यापार, जमीन का व्यवसाय ज्यादा हुआ तो मिलने के लिए कायस्थ वर्ग का उल्लेख गुप्त काल में ही सबसे पहले होता है। तो ये उनका समाज था, बड़ व्यवस्था थी, जातियां थी। इस समाज के बारे में फाहियान आता है, उसने भी लिखा है कि समाज में कई जातियां थी, कई वर्ग थे। उसने भी पूरा, यानी विदेशी यात्रियों ने भी भारतीय समाज के बारे में उस समय की व्यवस्था की है। क्या चीज? हम सुने नहीं आपको? इसको किसको क्यों नहीं कहना होगा? उसको तो बिल्कुल हैं? क्यों?
देखिए, महिलाओं की गिरावट तो आज नहीं, जितनी ज़्यादा गिरावट इसके बाद हुई है उसके इस समाज में नहीं हुई इतनी गिरावट। ये प्रथा भले शुरू हुई थी, सती प्रथा का केवल सिर्फ शुरुआत थी। मात्र एक सैनिक की महिला वो आग में जल गई थी। लेकिन आप देखेंगे जब 18वीं शताब्दी, अगर हमको मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बंगाल प्रांत और पंजाब प्रांत में महिलाओं को समूह में खड़ा करके उनसे सती प्रथा के लिए बाध्य किया जाता था। ये तो सिर्फ एक साक्ष्य मिला, तो साक्ष्य मिला है। अगर हम गुप्त काल की बात करते हैं तो इतनी गिरावट नहीं है, एक साक्ष्य था। उस महिला ने कूद कर अग्नि में दिया, लेकिन इसको सामाजिक जो क्या कहते हैं रूढ़वादियों ने इसको एक प्रथा में बनवा दिया। ये हम कहने वाले हैं। यहाँ तो था, एक संकेत मिला था, एक चिंगारी मिली थी। आगे चल के इसको आग में कन्वर्ट करने के लिए समाज के कुछ ठेकेदार थे, उन्होंने काम किया। और आगे उसको देखते हैं, इस समाज में इतनी गिरावट नहीं थी, ये ठीक था। हम तुलनात्मक दृष्टि से कहते हैं कि ठीक है, ये गिरावट थी, बाल विवाह होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्णता गिरावट। उसमें समाज में ये भी लिखा है, विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है कि तब भी अगर इतनी गिरावट होती तो चंद्रगुप्त प्रथम अपनी पत्नी का नाम सिक्के पे नहीं डालते। ठीक है, चंद्रगुप्त अपनी पत्नी का नाम सिक्के पे नहीं डालते। तो जब हम किसी भी इतिहास की समीक्षा करते हैं तो सभी पक्ष से हमने ये कहा है, क्योंकि ये प्रथा है तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कुछ वर्ग में ये गिरावट आई, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पूर्णता बहुत अधिक गिरावट थी। स्वकाल तो था ही गुप्त काल। तो चलिए, ये तो था सामाजिक व्यवस्था। अब हम आपको बताते हैं यहाँ का आर्थिक व्यवस्था। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का व्यवसाय बहुत अधिक व्यवसाय बढ़ गया था। हमने बताया था जो श्रेणी थी, व्यापारियों की कई श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी अर्थ जो थे व्यापारियों के समूह थे। इस काल में इतनी अधिक क्या कहते हैं व्यापारियों का समूह बन गया था कि अलग अलग क्षेत्र में व्यापार करते थे। इस समय कई ऐसे नगर थे जो विकसित थे, जैसे आपका पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, काशी, ये सब क्षेत्र थे कि कितने अधिक विकसित थे। आपस में व्यापार बहुत अधिक तरीके से यहाँ पर होता था। वस्त्र उद्योग इस काल का प्रमुख व्यवसाय था, वस्त्र उद्योग। हम आय का साधन देखते हैं। पहले हम देखते हैं वस्त्र उद्योग तो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था ही, लेकिन आय का प्रमुख साधन था भूमि कर, जो कि प्रारंभ से ही चलता आ रहा है। यहाँ भी आय का प्रमुख साधन था भूमि कर। भूमि कर को कहा जाता था भाग। भूमि कर 1/6वां हिस्सा दिया जाता था, 1/6वां हिस्सा। कभी कभी इसको और कम करके 1/8वां भी दिया जाता था। अगर आपातकाल हो जाता था, यानी कि उत्पादन अधिक नहीं होता था, तो कर को घटा भी दिया जाता था, 1/8वां हिस्सा भी दिया जाता था। भूमि कर भाग था। यहाँ पर हमको कुछ और भी कर दिखाई देते हैं, नए कर भी आ गए थे। वैसे पुराना एक उद्रन ये भी भूमि कर था, ये स्थायी किसानों से दिया जाता था। कर ये अस्थायी किसानों से दिया जाता था। हिरन ये नगद दिया जाता था। बलि ये धार्मिक कर था। वृष्टि ये बेगार प्रथा चली आ रही थी वहां पर, कि बिना पैसे दिए हुए। तो देखिए, आज उदरन था, उपरिकर, हिरण ये नगद कर था। बलि धार्मिक था। वृष्टि बेगार प्रथा यहाँ पर चली आ रही थी गुप्त काल में। ये क्या कहते हैं, ये व्यवस्था पहले से ही जो चली आ रही थी वो यहाँ भी चली आ रही थी। सिक्के
हमने बताया था कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासक ने जाना था। कुषाण वंश के शासकों ने ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सर्वाधिक शुद्ध तो शुद्ध सिक्के तो कुषाण ने, लेकिन अगर हम सर्वाधिक सोने के सिक्के कहें तो सर्वाधिक सोने ये गुप्त काल में चले जी। क्या चीज? सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे। और अगर ये पूछा जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में चले थे तो कुषाण वंश। शुद्ध सोने के तो पहले न चलाए थे, हमने कहा सर्वाधिक पहले और सर्वाधिक में नहीं वो दो चीज अलग अलग है। सबसे पहले सिक्के चलाए थे वो अलग चीज है, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे वो अलग क्वेश्चन है। और शुद्ध सोने, देखिए कंफ्यूज मत हुई, पहले सर्वाधिक और सोने, इसका तीनों का उत्तर बता रहे हैं, सर्वाधिक और शुद्ध सोने, ये तीनों क्वेश्चन आता है बार बार, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। अगर पहला सोने का सिक्का भारत के क्षेत्र में आएगा तो आप मानिएगा कनिष्क शासक नहीं कर सकते, और पश्चिमी भारत में हिंद देवन मानिएगा। और सर्वाधिक सोने का सिक्का आएगा तो गुप्त वंश में, और शुद्ध सोने के सिक्का आएगा तो कुषाण वंश। ये बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, ये तीनों क्वेश्चन का आपने डिफरेंस करके ये बता दिया है कि तीनों अलग है, ठीक है। ये पहले सर्वाधिक और शुद्ध सोने के सिक्के, ये इस तरीके से देखिए, इनका नाम भी अलग अलग है। सोने के सिक्के को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, या रूपक कहा जाता था। तांबे के सिक्के को क्या लिखा है? देखिए इसका नाम ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, तांबे के सिक्के, सोने और चांदी। वहां पर देखिए एक चीज और है, सोने का सिक्का भले ज्यादा चलता था, लेकिन लेन देन में, यहीं पे देखिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेन देन में चांदी का सिक्का चलता था, लेन देन में, यानी विनिमय का माध्यम क्या, कौन सिक्का था? चांदी का सिक्का। भाईयान ने भी बताया है कि गुप्त वंश में एक सिक्का चलता था, क्या नाम कल बताए थे? कौड़ी। भाईयान ने भी कौड़ी नामक सिक्का ये बताया है कि चलाया जाता था, ठीक है। देखिए आप लोग एक मिनट बंद करिए, आप एक सेकंड बंद करिए, आप लोग बात